तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो और वीडियो करेक्ट है? एक बार यस कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर आरपीएफ वाले बैच में बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं यार। 2-4 दिन में वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी क्लास जो रह गई थी उसके अंदर किसी वजह से वो नहीं हो पा रही है। डन, ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कल थर्ड प्लान तक पढ़ लिया था कि थर्ड प्लान हमारा फेल क्यों हुआ था, कि इंडिया चाइना वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई थी, नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, सूखा पड़ गया था, राइट, उसे गदगिल योजना कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1966 में इसका अंत हुआ था। और एक छोटी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो उस समय गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ समय के लिए, लगभग 1 साल के आसपास के लिए, एक्टिंग पीएम बनाया गया। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जो हमारे परमानेंट पीएम बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी को एक एक्टिंग पीएम दोबारा बनाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जो परमानेंट पीएम बनी वो बनी इंदिरा गांधी। राइट। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद एक्टिंग पीएम किसको बनाया गया, या लाल बहादुर शास्त्री जी की पीएम मृत्यु के बाद किसको बनाया गया। एक्टिंग पीएम क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, यानी कि जो भारत का परमानेंट पीएम नहीं बनाया जा रहा, लेकिन पार्टी ने, क्योंकि पीएम के पद को खाली नहीं छोड़ सकते, तो पार्टी ने एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। पीएम चुन लिया कुछ समय के लिए। आप कह सकते हो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री, यानी कुछ समय के लिए बनाया गया। राइट। चलिए सर, पीएम के डेथ के होने पर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाना था ना? नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं होता। अगर पीएम की डेथ के बाद ऐसा नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा, नया पीएम बना दिया जाएगा, नया पीएम बना देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब हो गया, जब ये सब हमें देखने को मिला, तो ये देखा गया कि भाई अब हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम 5 ईयर प्लान पे नहीं जा रहे हैं। तो 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी 5 ईयर प्लान लेकर नहीं आए। इस समय को बोला जाता है प्लान हॉलीडेज। राइट। तो इस समय एनुअली वार्षिक की 3 प्लान आए। एक आया 1966 से लेकर 67, दूसरा आया 1967 से लेकर 68, तीसरा आया 1968 से लेकर 1969। ये 3 नए प्लान लॉन्च किए गए। और ये 3 प्लान क्या थे बेटा? ये वार्षिक प्लान थे। वार्षिक आप इनको प्लान बोल सकते हो, आप इनको एनुअल प्लान्स बोल सकते हो, लेकिन इस समय इन प्लान को प्लान हॉलीडेज का नाम दिया गया। राइट। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बहुत सिंपल लिखा गया, जो हमारे 3 नए प्लान आए थे, यहां पर इनका फोकस था वही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्रमोट करना। जो हमारा फोकस थर्ड 5 ईयर प्लान का था, वही लगभग फोकस इनका, हमारे इन 3 प्लानों का हर साल में था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन इस समय काल में हमें 3 राष्ट्रपति के चेहरे को देखने को मिला। जैसे एस राधाकृष्णन 1962 से लेकर 67 तक क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। जाकिर हुसैन से लेकर 67 से लेकर 69 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद वीवी गिरी ने 1969 से लेकर 1974 तक का समय काल संभाला। यहां लिखा है एक नाम लिखा है जाकिर हुसैन। यहां पर एक लिखा है नाम जाकिर हुसैन को लेकर 2 इंफॉर्मेशन जाननी बहुत जरूरी है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले
मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कि अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो राइट आंसर इज जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई। जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हुई थी, इसका भी ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आपके लिए क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इनमें से कौन से प्लान में करी गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में करी गई। आता किसी को आंसर? राइट आंसर इज थर्ड प्लान में। थर्ड प्लान के अंदर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1966 में करी गई थी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, या फिर जो टोटल हमारी ग्रोथ है, कौन सी ग्रोथ? एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंप्रूव करना। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में 2 फसल चुनी गई, राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूं। वीट यानी कि आपकी गेहूं, और राइस यानी कि बच्चे, राइस यानी कि चावल। राइट, ठीक है। ये 2 चुनी गई फसल, और मेजरली पंजाब और हरियाणा, इन 2 राज्यों को चुना गया। लेकिन आगे चलकर ये ग्रीन रेवोल्यूशन बाकी सही फसलों के अंदर भी पहुंचा, और साथ साथ बाकी भारत के राज्यों के अंदर भी गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब आगे बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका अगर इंडिया को लेकर आंसर निकाला जाए तो राइट आंसर इज एमएस स्वामीनाथन। राइट आंसर इज एमएस स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। अगर इंडिया की जगह आंसर निकाला जाए वर्ल्ड का, राइट आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मन बोरलॉग को मैक्सिको से भारत बुलाया गया था, क्योंकि इन्होंने मैक्सिको में ये हरित क्रांति वाला काम किया था। इन्होंने मैक्सिको में हरित क्रांति वाला काम किया था, ठीक है। कह रहे अगर 66 में है तो थर्ड प्लान में कैसे? दिखाता हूं बेटा कैसे। ये देखो, जब हम थर्ड प्लान का समय काल पढ़ते हैं ना, ये हमारा थर्ड प्लान 1961 से लेकर 1966 तक ये थर्ड प्लान में हुआ ना, तो ये थर्ड प्लान था। राइट, चलिए इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट दोबारा लौट के आएंगे आप इस हमारे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में किस प्रकार की सीड्स का यूज किया गया, या ऐसा कैसे किया गया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज किया गया था। क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि HYV सीड से आप लोग क्या समझते हैं, या HYV सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? आपने वर्ड सुना होगा ना कभी। सर मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल नहीं रहा, कैसी बातें कर रहा है बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म तक चला है, ऑलमोस्ट 1984 तक चला है, वो बढ़िया रहा है। हाँ जी, हाइब्रिड नहीं बेटा, इन्हें बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अच्छा, मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है यील्ड, इसकी स्पेलिंग होती है YIELD। इसमें Y साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है कि आपके काम करने के बाद आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम दिया, या आपने 1 महीने तक कोई फसल बोई, तो फसल का टोटल रिजल्ट क्या आएगा, उसे बोलते हैं यील्ड, उसे बोलते हैं रिजल्ट, उसे बोलते हैं आउटपुट। कि 6 महीने पढ़ाई करने के बाद आपकी जो टोटल यील्ड है वो क्या है, कि टोटल यील्ड कितनी आई है, ये क्वेश्चन आएगा।
आपको बात समझ आई कहना क्या चाह रहा हूं मैं? चलिए, इसी के साथ साथ ये यील्ड को यूज किया गया था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, राइट। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी यूज करी गई, जैसे फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, उर्वरक को यूज किया गया, साथ साथ ट्रैक्टर्स को यूज किया गया। ट्रैक्टर्स को उस समय एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मशीनरी के रूप में देखा गया था। इसके साथ में इरिगेशन, इसी के साथ में बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि सिंचाई के नए साधनों को या सिंचाई के आधुनिक साधनों को यूज किया गया। ये HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हमारी हैं, जिनका काम था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है ना भैया। तो ये बिना फर्टिलाइजर के काम नहीं कर सकती, ये बिना ट्रैक्टर के काम नहीं कर सकते थे, बिना इरिगेशन के काम नहीं कर सकते थे। यानी कि इन चारों को मिलाकर ही प्रोडक्शन को इंप्रूव किया गया था, इन चारों को मिलाकर ही प्रोडक्शन को इंप्रूव किया गया था, ठीक है। जैसे बेटा फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं, उर्वरक, उर्वरक ही बोलते हैं ना। ट्रैक्टर को भाई हिंदी में मेरे दोस्त शायद ट्रैक्टर ही बोलते हैं, मैं इसमें हिंदी क्या लिखूंगा? इरिगेशन, सिंचाई। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का बेटा इंग्लिश और हिंदी के अंदर यही लिखा जाता है और एग्जाम के अंदर भी यही आता है। प्रोडक्शन को अगर हिंदी बोलना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि उत्पादन। अगर मैं पूरे लेक्चर में इस हिंदी इंग्लिश में ही स्ट्रेस में रहूंगा तो आपको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा बताओ? अगर पूरे लेक्चर के अंदर, मैं भाई कह रहा है कि सर हिंदी भी यूज कर लो, अगर मैं पूरे लेक्चर में ये हिंदी इंग्लिश की लड़ाई लड़ता रहूंगा तो आपको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा? आप मेरे को ये बताओ। बाकी आपकी मर्जी है, जहां तक मुझे लगता है मैं कर पाता हूं मैं कर लेता हूं, राइट, ठीक है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो मैं आपको हर चीज को जो समझाने का ट्राई करता हूं ना, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से और बिल्कुल ही एक नॉर्मल तरीके से समझाने का ट्राई करता हूं, कोई टेक्निकल वर्ड यूज करके ट्राई नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ साथ यहां पर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आती है। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है ना, हमने राइस और व्हीट यानी कि हमने चावल और गेहूं को चूज तो किया, लेकिन आगे जाकर यह देखा गया कि सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन बढ़ी गई वो बढ़ी गेहूं की। वो बढ़ी बेटा किसकी? वो बढ़ी गेहूं की। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि भारत चाहता था कि भारत के अंदर भुखमरी को खत्म किया जाए। भारत एटलीस्ट मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, कृषि कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके अंदर भारत को सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता मिले। बात समझ आई? चलिए, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब आएगा हमारा इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान, जिस प्लान के अंदर जो बातें जरूरी है वो समझाऊंगा, जो बात जरूरी नहीं है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे 4th प्लान के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करी गई, लेकिन इसकी बात ऑलरेडी की जा चुकी है, तो इसका क्वेश्चन अब नहीं आएगा दोबारा, इसका क्वेश्चन अब नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की बात करी गई, यानी कि भाई हम अपनी देश में एक आर्थिक संतुलन या एक ऐसी स्थिति लाएंगे, ये बोल सके कि आर्थिक संतुलन है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो आर्थिक तरीके से स्टेबल है, ठीक है। पहली बार आया कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की बात करी गई है, पहली बार आया कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की बात करी जा रही है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे, ये बात करी गई, बड़ी अच्छी बात करी गई, तो ठीक है। साथ साथ इसी साल में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पीएम कौन थी इस समय? इंदिरा गांधी जी पीएम थी, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे इस समय? वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छी बात है। टारगेट रखा 5.6% का अचीव करेंगे, 3.3% अचीव किया। अब क्या हो गया? पहले बोला था 5.6, 2.8 किया था, अब बोला 5.6, अब बोला कि भैया 3.3 अचीव किया। पहले बोला था कि 90 नंबर लाऊंगा, 45 लाया, फिर बोला कि 90 लाऊंगा, फिर 60 लाया। यानी कि ये वाला हमारा प्लान भी क्या हो गया? ये वाला प्लान हमारा हो गया दोबारा से फेलियर।
लेकिन दोबारा क्वेश्चन आएगा वाई, फिर क्वेश्चन आएगा कि ये फेल क्यों हो गया। अब बताइए आप मुझे कि ये फेल क्यों हुआ। आइडिया किसी को? कह रहा है इंडिया चाइना रीजन। अबे इंडिया चाइना की लड़ाई हो चुकी है, इंडिया चाइना की लड़ाई हो चुकी है। वेरी गुड। इस साल में क्या होता है, इस साल में जैसे जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के बेसिकली मेजरली 3 टुकड़े हुए। एक बना भारत पूरा का पूरा, एक बना पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। एक बना ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। हमारे साथ एक विप्लव घोष जी हैं, एंड ही इज सेइंग कि माय ग्रैंडफादर वाज इन दैट वॉर, गॉट मेडल इन 1971। अरे वाह, क्या बात है यार। तो आपके पूरी फैमिली को और आपको, आपके ग्रैंडफादर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जो भी लोग आर्मी के अंदर जाते हैं ना, मैं ये मानता हूं कि उससे बड़ी देश के लिए कोई चीज नहीं हो सकती। तो यार बहुत, मतलब आप भी बहुत लकी हो मिस्टर घोष कि आप ऐसी फैमिली से आते हो जहां पर किसी ने इस तरह का बलिदान दिया है। तो सल्यूट है यार हमारी तरफ से, हमारे सब बच्चों की तरफ से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं भूल गया आपको क्या पढ़ा रहा था मैं, थोड़ा सी चीजें ना बड़ी वैसी हो जाती हैं। तो क्या चल रहा था? हाँ, तो जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो यहां पर मुद्दा इंडिया का नहीं है, यहां पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की बात चल रही है। यहां पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की बात चल रही है कि बांग्लादेश को अलग देश बनना है, कि यहां पर जो बांग्लादेश की आजादी है, कि बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया, उसकी लड़ाई चल रही है, उसकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, यहां पर भारत ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली यह भी दिखा दिया कि तुम्हारी और हमारी जो बराबरी है वो नहीं है, कि जिस जो काम तुम नहीं करना चाहते हो हमने वो करवा दिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में। तो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, उस वजह से भारत काफी पीछे रह गया। इस समय भारत की जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, ये बात हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत के जो इस समय हमें प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं वो है हमारे वीवी गिरी साहब। ठीक है, भारत के जो इस समय हमें आर्मी को हेड कर रहे थे, जो इस समय आर्मी को हेड कर रहे हैं, आर्मी को चीफ कर रहे हैं, वो है हमारे सैम मानेकशॉ साहब। ठीक है, जिनके ऊपर अभी मूवी भी आई थी सैम बहादुर करके। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? किसी को आइडिया है कि 1971 के वॉर समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर का नाम पता है किसी को? बताइए भैया, एनी आइडिया? सोच लो, सोच लो, 2 मिनट सोच लो। लिबरेशन क्या होता है? यही बेटा, बांग्लादेश को आजाद कराया गया, बांग्लादेश को अलग कराया गया। बलदेव सिंह जी, कैसी बातें कर रहा है? बलदेव सिंह जी भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं। बता दूं? बता दूं? चलो, जगजीवन राम जी। किसी ने आंसर दिया है? वेरी गुड अर्चिता। जगजीवन राम जी उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें एग्जाम में ऐसी आ जाती हैं जो आप लोग कहीं पढ़ने का सोचते नहीं हो, तो ये चीजें, ये पॉइंट उसी में से है। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट उसी में से है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब मैंने बोला आपको कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का या 14 बैंक्स का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया।
राष्ट्रीयकरण किया गया। बात समझ आई? अगर मैं आपको 1969 से पहले लेके चलूं तो 1955 में, जुलाई 1955 में एक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कि आप में से किसी को उस बैंक का नाम याद है? एक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वेरी गुड, राइट आंसर इज, बहुत अच्छे। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा बताओ कि राष्ट्रीयकरण करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? यह बताओ कि राष्ट्रीयकरण करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? अच्छा, सोनम जी ने नाम दे दिया, आंसर दे दिया है। और कोई? वेरी गुड, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 1969 में जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, तो 14 बैंकों का या 14 बैंक्स का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका नेशनलाइजेशन किया गया। राइट। चलिए, अब ये 14 बैंक्स कौन से हैं? यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये 14 बैंक्स कौन से हैं यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे ये है इलाहाबाद, कैनरा, यूबीआई, यूको, सिंडिकेट, ओवरसीज बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर लिखा भी है कि प्रायर टू इट ओनली एसबीआई वाज नेशनलाइज्ड। अच्छा, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? कभी सोचा आप लोगों ने कि ये बोलते हैं कि एसबीआई का नेशनलाइज? अरे विप्लव भाई ने पूछ लिया सेम क्वेश्चन कि सर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी प्राइवेट बैंक को या किसी प्राइवेट एंटिटी को जो हमको लगता है कि देश के लिए बहुत जरूरी है, उसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर देना। उसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर देना। कि जैसे मानो कि गवर्नमेंट ने किसी बैंक के शेयर खरीद लिए। ठीक है, अब अगर कोई बैंक है, अगर कोई हमारा बैंक है, उस बैंक में 50% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 49% मानो कि हमारे किसके हैं बेटा? किसी प्राइवेट कंपनी के हैं। तब भी ये बैंक क्या हो जाएगा? तब भी ये बैंक एक पब्लिक बैंक कहलाएगा, या तब भी ये बैंक एक गवर्नमेंट बैंक कहलाएगा, तब भी बेटा ये बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक कहलाएगा, क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन हो चुका है। क्योंकि इसमें 50% से भी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के। ठीक है। 1935 में क्या हुआ था याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हम जब बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, सब याद आएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट और बड़ा अच्छा है। आपने सुना होगा कि भारत में इंदिरा गांधी के समय 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को, यह सुना आपने? जिसे पोखरान 1 कहा जाता है, जिसे पोखरान 1 कहा जाता है। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। इस बम को बनाया गया था पीके अय्यनगर जी के द्वारा। पीके अय्यनगर जी के द्वारा इस बम को बनाया गया था। और डॉक्टर राजा रमन्ना इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है। कहां किया गया था ये? राजस्थान की पोखरान टेस्ट रेंज में भारतीय आर्मी के द्वारा पोखरान 1 पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ठीक है। इस न्यूक्लियर टेस्ट की खास बात यह थी कि इंडिया बिकेम दी फर्स्ट कंट्री आउटसाइड दी 5 यूएनएससी मेंबर। आपने ये नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। सुना अपना आपने कभी ये वाला? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस संस्था? डेफिनेटली। तो ठीक है, बताओ फिर कि बताइए बेटा फिर कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? इसका आंसर दीजिए, बोलो भैया कि 5 परमानेंट मेंबर का नाम बताइए कि 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, बताइए दोस्त। दुम 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 दुम। रशिया, चाइना, अमेरिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। जब भारत ने 18 मई 1974 को, जब भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो भारत ऐसी पहली कंट्री बनी इन पांचों के अलावा, भारत ऐसी पहली कंट्री बनी इन पांचों के अलावा जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। क्योंकि पांचों बहुत तेज हैं, ये सारा काम खुद तो कर लेते हैं, और खुद करने के बाद पता क्या बोलते हैं, अब कोई नहीं करेगा, कि हमने चेक कर लिया है ये ना सही नहीं है, अब कोई नहीं करेगा। लेकिन भारत ने बोला ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम करेंगे, तो भारत ने किया। राइट, चलिए इसके बाद हमारा आता है 5वां प्लान। 5वें प्लान में हमारे सामने प्यारी सी इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं। 5वें प्लान में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया, और गरीबी हटाओ के लिए काम करना चालू भी किया। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया कि गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी हटाओ का स्लोगन कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सर इको के लिए आपके नोट्स काफी हैं या कोई बुक भी लेनी पड़ेगी? बेटा इको के लिए आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इट इज मोर देन इनफ, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद पहला पॉइंट कि गरीबी हटाओ, बिल्कुल बढ़िया बात है भैया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भैया बहुत सीधी बात है कि रोजगार को नहीं बढ़ाएंगे, अगर रोजगार को नहीं बढ़ाएंगे तो गरीबी कम कैसे होगी, राइट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है कि भैया महंगाई की दर को कंट्रोल करो, महंगाई को कम करने की बात हो रही है, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इस समय पीएम इंदिरा गांधी और इस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इसको डीपी धर मॉडल कहा जाता है, इस प्लान को डीपी धर मॉडल कहा जाता है, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 4.4% एम किया गया और 4.8% टारगेट को अचीव किया गया। 4.4% एम किया गया और 4.8% टारगेट को अचीव किया गया। ठीक है, इस ना प्लान में एक दिक्कत है, इस प्लान में एक दिक्कत है, और दिक्कत आपके स्क्रीन पे ही है। आप मेरे को ढूंढ के बताओ कि दिक्कत क्या है, आप मेरे को ढूंढ के बताइए कि दिक्कत क्या है, बताओ, सोच लो, समझ लो, देख लो कि क्या हो रहा है। बच्चा कह रहे कि डीपी की फुल फॉर्म क्या है? दुर्गा प्रसाद धर मॉडल। 4.8 इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर हम ध्यान से देखें 1974 से लेकर 1978 तक 5 साल तो हो ही नहीं रहे, ये सिर्फ 4 साल हो रहे हैं, ये सिर्फ 4 इयर्स हो रहे हैं। क्योंकि इस समय 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी घोषणा करी थी, इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी थी। राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल क्या होता है संविधान में, ये बताइए आप मुझे। राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल क्या होता है ये बताइए आप मुझे। वेरी गुड, 352, बहुत अच्छे। तो इसी वजह से जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट थी, ऑपोजिशन थी, जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया।
1978 में इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया गया, ठीक है। 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार को हटा दिया गया, लेकिन उससे पहले हमने दो चार बातें और पढ़नी। कैसे? एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वें प्लान में लॉन्च किया गया था। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है, देखिए। इसके साथ साथ अगर आपने कभी रीजनल रूरल बैंक्स का नाम सुना है तो 1975 में इसी प्लान के चलते हुए 1975 में भारत में पहला रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं ग्रामीण बैंक, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं ग्रामीण बैंक, भारत का पहला ग्रामीण बैंक बनाया गया, जिसका नाम था प्रथम बैंक, जिसका नाम था, जो बैंक भी प्रथम है और जिसका नाम भी प्रथम है, प्रथम बैंक बनाया गया आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक, अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान की शुरुआत कब करी गई, ये बताइए मुझे, फिर बताऊंगा कि रोलिंग प्लान क्या होता है। रोलिंग प्लान की शुरुआत कब करी गई, तो बताइए कि रोलिंग प्लान होता क्या। वेरी गुड। अब जब बहुत सिंपल है ना भैया, यहां बहुत सिंपल सी बात है। क्या बात है सर जी? जब 1978 में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार के बाद जनता गवर्नमेंट आती है। जनता गवर्नमेंट ने छठा प्लान स्टार्ट किया, लेकिन 1980 में जनता गवर्नमेंट फिर से खत्म हो गई, और जब नए चुनाव कराए गए तो कांग्रेस फिर से जीत गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का देश में एक दबदबा था, इंदिरा गांधी की देश में एक कल्ट फॉलोइंग थी। बेटा, बीजेपी का ही पहला नाम जनता पार्टी था, बाद में वो एनडीए बने, फिर बीजेपी बने, ठीक है, क्योंकि एनडीए एक ग्रुप है, बीजेपी एक पार्टी है, समझे। इसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक क्या लाया गया? दो एनुअल प्लान लाए गए, 1978 से लेकर 79 और 1979 से लेकर 1980, जिनको नाम दिया गया रोलिंग प्लान, जिनको नाम दिया गया रोलिंग प्लान। ये कब लाए गए? ये लाए गए 5th प्लान से 6th प्लान के बीच में, ये लाए गए 5th प्लान से 6th प्लान के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो राइट आंसर इज 1978 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके रोलिंग प्लान है, ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है इसके अंदर, कि रोलिंग प्लान को 1978 में स्टार्ट किया गया। इस प्लान को मतलब जो 6th जो प्लान जनता गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया, और 1980 में 6th 5 ईयर प्लान नया लाया गया, 6th 5 ईयर प्लान नया लाया गया। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए सर, जनता, अरे नहीं, नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के ही थे, मोरारजी देसाई उस समय बने थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए, अब आता है 6th प्लान। अब देखो, बात समझने का ट्राई करो। अब जब 6th प्लान के अंदर दोबारा से पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ की बात करी गई, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वाले प्लान में गरीबी हटाओ की बात की जा चुकी है। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़ी चीज नहीं है इस समय कोई, टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, नीलम संजीवा रेड्डी वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। कहते हैं कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही ने यस कर दिया कि हमें इनके खिलाफ इलेक्शन लड़वाना ही नहीं किसी को, इनको हम ऐसे ही बना देंगे, और ये ऐसे ही बन गए।
फिर उसके बाद इसी में ही ज्ञानी जैल सिंह बने। 5.2% टारगेट रखा गया था, 5.5% टारगेट को अचीव किया गया, राइट। इसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1969 में 1969 में 14 बैंकों को 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उस केस में यहां पर दोबारा 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां पर 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। ये विजय बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओबीसी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ठीक है। इसी समय 1982 में एक नाबार्ड करके संस्था स्टार्ट करी गई। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर आप मेरे को बता देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है। अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर आप मेरे को पढ़ा देंगे तो मुझे लगेगा कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। बताइए भैया क्या आंसर होगा? एनीवन wants to give a try or wants to hit a try? एनीवन, कोई हो आप में से? सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। देख, जहां पर जरूरी है वहां स्लो हो जाऊंगा, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। देखो क्या आंसर है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है भैया, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड का बेसिकली काम क्या होता है? वैसे तो नाबार्ड एक आरबीआई की संस्था है। नाबार्ड बेसिकली एक आरबीआई की संस्था है, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का काम है भारत में रीजनल रूरल बैंक्स को फाइनेंसेस प्रोवाइड करना, या रीजनल रूरल बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करना। क्या होता है? आरबीआई नाबार्ड को पैसा देती है, आरबीआई पैसा देगी नाबार्ड को, नाबार्ड पैसा देगी आरआरबी को। आरबीआई डायरेक्टली रीजनल रूरल बैंक से काम नहीं करता। वो कहता है कि बीच में एक संस्था होनी चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट। इसीलिए इसका नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रखा गया। बेसिकली नाबार्ड एक बैंक नहीं है, बेसिकली नाबार्ड एक संस्था है, बेसिकली नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करती है, जो रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करती है। नाबार्ड के अंदर बच्चों को दिक्कत ये आती है कि नाबार्ड क्या है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ठीक है। यहां पर जो ये नेशनल लिखा है, नेशनल, ये नेशनल इस शुरू के एन और ए को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चा वहीं गलती कर देता है। बच्चा बैठ के सोचता रहेगा कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं, बंदा फंस जाएगा, ठीक है। नाबार्ड को एक, जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में ऐड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। किसी को उस कमेटी का नाम याद है? सर अगर क्लास का टाइम टेबल देखना हो तो कहां दिखेगा? एकलव्य या जिस आप बैच में हो बेटा उस बैच में जाइए, उस बैच में आपको स्टडी प्लान दिया होगा, वहां पर एक लिंक होगा, जाकर देखिए उसको। वेरी गुड। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में ऐड करना चाहिए, ये बोला था ना। इसी प्रकार ये जो नाबार्ड की स्थापना करी गई, ये करी गई थी बी शिवरमन कमेटी के द्वारा। नाबार्ड को रिकमेंड किया गया था बी शिवरमन कमेटी के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसी में इंदिरा गांधी की मृत्यु भी होती है। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, और वही मृत्यु के बाद भारत में 84 के दंगे भी होते हैं, राइट। चलिए, फिर आता है हमारा 7th प्लान। जैसे मृत्यु हुई इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जी को भारत का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा
समझदार, पढ़े लिखे और एक हाई थिंकिंग वाले इंसान थे राजीव गांधी जी। इन्होंने बोला कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंप्रूव करेंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की बात करी जाएगी, सामाजिक न्याय की बात करी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। राजीव गांधी पीएम थे, ज्ञानी जैल सिंह, फिर उसके बाद आर वेंकट रमन। 5.0 का टारगेट था, 6.1 के टारगेट को अचीव किया गया। ठीक है, जैसे फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 21 मई 1991 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, लेकिन उससे मतलब 1990 के चलते ही 1990 के चलते चलते ही भारत एक बहुत बड़े, क्या बता दूं, क्या बता दूं, सब कुछ लिखा तो हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी? जैसे आप बैच में जाओगे, वहां पर जाकर आप सर्च करोगे, आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिखेगा, हर क्लास के आगे आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कि भैया इसके बाद क्या होता है, तो हमारा जो ये हमारा जो ये 7th प्लान है, इस 7th प्लान में चलते हुए 1985 से लेकर 1990, 1985 से लेकर 1990 तक का जो समय काल है भैया, यहां पर भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। यहां पर भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। एक भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी। यह बताओ कि भारत के लिए एक्सपोर्ट तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन भारत के लिए इंपोर्ट कितना जरूरी है, यह बताइए। भारत के लिए इंपोर्ट करना या भारत के लिए सामान को बाहर से मंगाना यानी कि आयात करना कितना जरूरी है? क्या लगता है, जरूरी है या नहीं है? क्या लगता है? जैसे भारत में हम जितनी बड़ी तरक्की कर लें या हम भारत में जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी बढ़िया गवर्नमेंट आ जाए या जितना मर्जी बच्चों को पढ़ा लो लिखा लो, लेकिन हम भारत के अंदर पेट्रोल के कुएं तो नहीं लगा सकते। हम भारत में पेट्रोल के जो कुएं होते हैं, कुएं, उनको तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल चीजें, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्या है बेटा, वो तो बिल्कुल नेचुरल चीजें, वो जहां पर होता है वहां पर होता है, जहां पर नहीं हो वहां पर नहीं होता। ठीक है, तो भारत में जो पेट्रोल के कुएं नहीं है, तो भारत को वो पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, भारत से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर भारत अपने फॉरेन रिजर्व के क्राइसिस से, फॉरेन रिजर्व के क्राइसिस से गुजर रहा था। यानी कि यहां भारत विदेशी मुद्रा के क्राइसिस से, यहां पर भारत विदेशी मुद्रा के क्राइसिस से गुजर रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये वाला, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। भारत के पास सिर्फ 14 डेज का, भारत के पास सिर्फ 14 डेज का फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ था। भारत के पास सिर्फ 14 डेज का फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ था। ठीक है, और उस फॉरेन क्राइसिस के चलते भारत ने डिसाइड किया, प्रियंका जी जो पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सा पहले पढ़ लें एक बार, है ना। अब अगर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर ही करता रहूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट, फिर चलते हैं। तो 1990 के आसपास भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग, अरे तिवारी जी आप इस समय कैसे घूम रहे हैं, आप बाहर बारिश आ रही है? अच्छा, ऐसे लगा आपको देख के, रनिंग करके क्या बात है, आइए सर, आइए, बढ़िया, पढ़ाएंगे सर बच्चों, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। बिगड़, सर मैं बस बोलना नहीं चाह रहा था।
तो इनकी अर्थव्यवस्था ऐसे अच्छी चल रही है। कह रहे हैं कि तिवारी फैमिली वैन वाले हैं क्या? नहीं, तिवारी जी अड्डा वाले हैं जी। अरे हाँ बिल्कुल, वो बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, विनय तिवारी। वह तिवारी जी भी दो हो चुके हैं अब, इसलिए एक मैं साहिल बीच में तिवारी है, बोल एक विनय तिवारी है। ये हमारे विनय तिवारी है, आपको जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। वो भी फिर कोइंसिडेंटली और फिर ओ यार, ये दोनों रीजनिंग वाले हैं, विनय तिवारी जी हैं। ठीक है, चलो नमस्ते जी। सर नमस्ते बोल रहे हैं आपको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो भैया जी हमारा यहाँ पर देखा, आर्थिक संकट में आप भी थे। हाँ, 1990 के आसपास विदेशी मुद्रा का एक आर्थिक संकट चल रहा था। तब भारत ने 2 साल के लिए 1990 से लेकर 1992 तक पंचवर्षीय योजना पर एक स्टॉपेज लगाई, उसको रोक लिया था। ठीक है भैया। और इसी स्टॉप के साथ साथ आज हम लेक्चर में स्टॉप भी लगाएंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है। यहाँ बच्चे 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलती है। जैसे आप लॉगिन करते हो अपने उस चीजों में, मतलब आप आते हो ऐप पे, तो आपको इकोनॉमिक्स में जाकर इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी, रीजनिंग जाओ रीजनिंग की मिल जाएगी। जो बच्चा क्लास के अंदर पहली बार आ रहा है उसको समझ वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक की एक क्लास हो चुकी है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे अमन भाई हमारा एक, अमन मीना जी करके आए हैं। तो यार देखो, जो भी बच्चा नया आता है ना, उसको समझ एकदम से नहीं आएगा। आप जैसे अभी ये प्लानिंग इन इंडिया का सेकंड चैप्टर, सेकंड क्लास है, तो जो कल पढ़ाया उसको पढ़ लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें, बहुत बुक्स आती है मार्केट के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, आराम से करिए। इसका एक हम क्लास कल एक और लेंगे जहां पर आपको बाकी बचे हुए प्लान्स और नीति आयोग कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ डाउट भी ले लेंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।